और अब बात करते हैं उस चुनाव पर जिसको लेकर अब हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कोई विश्लेषण ही नहीं करना चाहते। और ये चुनाव है सीएम के चेहरे का चुनाव, जो कि बीजेपी चुनाव में पार्टी की जीत होने के बाद करती है। और ये चुनाव भी कोई एक रात में नहीं हो जाता है, बल्कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में बीजेपी चुनावी नतीजों के बाद ऑन एन एवरेज 8 से 10 दिन का समय लेती है। जैसे कि महाराष्ट्र में नतीजे घोषित होने के 11 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान किया गया। हरियाणा में 11 दिन बाद नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान होता है। ओडिशा में 7 दिन बाद मोहन चरण मांझी सीएम बनते हैं और ऐसे में अरुणाचल प्रदेश में 10 दिन बाद पेमा खांडू, छत्तीसगढ़ में 7 दिन बाद विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में 8 दिन बाद मोहन यादव के नाम पर ऐलान होता है, तो राजस्थान में भजनलाल शर्मा को 12 दिन बाद सीएम बनाया गया है। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 12 दिन बाद दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री ने शपथ ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ से एक दिन पहले यानी कि कल जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही थी वो नाम था प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा एक पुराने नेता हैं और उनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया भी है और ऐसे में कई लोगों का यह मानना था कि सीएम का पद प्रवेश सिंह वर्मा को मिल सकता है। लेकिन यहां पर आपको बीजेपी की राजनीति और उसका डिसिप्लिन देखना चाहिए। जहां पर प्रवेश वर्मा को लेकर यह कहा जा रहा था कि ये सीएम बन सकते हैं, उन्हीं प्रवेश वर्मा ने नई सीएम रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में आगे बढ़ाया। इससे पहले जहां महाराष्ट्र में भी ठीक इसी तरीके से हुआ, जहां पर एकनाथ शिंदे जो कि पहले से ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने की उसको लेकर तस्वीर साफ कर दी थी। ठीक इसी तरीके से हरियाणा में अनिल विज जो कि खुद सीएम की रेस में थे, उन्होंने ही नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव सामने रखा था। और राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां पर सीएम की रेस में शामिल वसुंधरा राजे ने ही भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया था। अब यहां पर एक बड़ा सवाल तो यह हो सकता है कि क्या इस तरीके का चुनाव किसी दूसरे दल में संभव है? क्या कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीत के बाद अशोक गहलोत या सचिन पायलट को छोड़कर किसी और के नाम पर चर्चा कर सकती थी? क्या मध्य प्रदेश में अगर जीती होती तो कमलनाथ और जीतू पटवारी को छोड़कर किसी दूसरे के नाम पर मोहर लगा सकती थी? ये दरअसल एक ऐसे अनुशासन की कहानी है जो सिर्फ बीजेपी में ही मुमकिन नजर आता है। यहां पर राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोग इस बीजेपी का पर्ची कल्चर भी कहते हैं। लेकिन हमारा यहां पर यह मानना है कि बीजेपी का यह पर्ची कल्चर अंत्योदय नीति जैसा है। अंत्योदय यानी कि सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाना। और बीजेपी की इस नीति का ही परिणाम है कि आज बीजेपी के सभी कार्यकर्ता पार्टी के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन वो भी किसी बड़े पद पर आसीन होकर जिम्मेदारी निभा सकते हैं। यहां पर बीजेपी की इस पॉलिटिक्स से हम ये भी सीख सकते हैं कि बीजेपी अपने यहां से इंटर्नशिप करने वालों को भी एक दिन सीईओ बना सकती है। यानी कि यहां पर लगातार इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशन होता है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एबीवीपी से की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी एबीवीपी से जुड़े रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एबीवीपी संगठन से जुड़े रहते हुए छात्र राजनीति कर चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस, पुष्कर सिंह धामी भी एबीवीपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। एबीवीपी आरएसएस का एक छात्र संगठन है और आरएसएस बीजेपी का पावर हाउस या फिर यूं कहें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये देख लीजिए कि दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पद की एक शपथ आपके लिए सैकड़ों सीख जैसी है। आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सबको साथ लेकर चलने से एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे मजबूत हो सकती है वो आप सीख सकते हैं। इसके साथ ही अंत्योदय नीति के सहारे आप हमेशा कैसे ताकतवर बने रह सकते हैं, आज ये भी सीख मिलती है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक कुंजी है जिसे हमने शुरुआत में सफलता की कुंजी बताया था। ऐसे में आज के विश्लेषण का ये विशेषांक आप अपनी यादों में सेव करके रख सकते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी को ज्यादा लाइक कर सकें, अच्छे विचारों को शेयर कर सकें और खुशियों को सब्सक्राइब कर सकें।